नमस्कार, मैं नेचुरोपैथी थेरेपिस्ट डॉक्टर संतोष गुप्ता। वेलोपैथी हेल्थ प्रोटेक्शन फाउंडेशन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ये वेलोपैथी के ऑनलाइन लेक्चर क्लासेस हैं जिसके अंदर हम वेलोपैथी के नियम और सिद्धांतों को समझ रहे हैं। हमने ये जाना था कि ट्राइपेन बैलेंस क्या है और ट्राइपेन बैलेंस के अपने 4 नियम और 10 सिद्धांत हैं। उन 4 नियम और 10 सिद्धांतों में से अभी हम नियमों को समझ रहे हैं, जिसमें हम इससे पहले वाले लेक्चरों में 3 नियम को समझ चुके हैं। जिसमें हमने तीसरा जो नियम था वो था वेलोपैथी का स्वचिकित्सा का नियम, जिसके तहत हमने ये जाना था कि हमारा शरीर कैसे बीमारियों से लड़ता है और उसे कैसे ठीक करता है और हम अपने शरीर की मदद कैसे कर सकते हैं। ये था पिछले वाले नियम के अंतर्गत। इस वाले नियम के अंतर्गत हम ये जानेंगे कि हमारा शरीर जाने अनजाने बीमारियों को कैसे पैदा कर देता है और उन्हें बीमारियां क्यों कहा जाता है, जबकि वो डिजीज हैं, डिसईज। जब आपका शरीर अपने ईज में ना हो तब बनती है डिसईज। जैसे शुगर, ये एक डिजीज है। बीपी बीपी और शुगर ये दोनों डिजीज हैं। ये क्यों आ रही हैं, हर घर के अंदर क्यों पैदा हो गई हैं? उसकी मुख्य वजह जो है वो आपका पोस्चर डायमेंशन और वेलोपैथी का चौथा नियम के टूटने की वजह से आ रही हैं। अगर ये नियम और पोस्चर डायमेंशन अच्छे से समझ लिया तो आप अपने बीपी और शुगर को खुद ही कंट्रोल करना सीख जाओगे, क्योंकि बीपी और शुगर को बढ़ाने वाले भी आप ही हैं। पोस्चर डायमेंशन लगता है उसके अंदर, माइंड डायमेंशन लगता है उसके अंदर और फूड डायमेंशन लगता है। तीनों को बेहतरीन तरीके से समझ लीजिए, आप सब कुछ समझ जाएंगे और बीमारियों को आप घर से बाहर निकाल देंगे। पर उससे पहले आपको नियम और सिद्धांत जानना बहुत जरूरी है। चलिए शुरुआत करते हैं वेलोपैथी के चौथा नियम। वेलोपैथी का चौथा नियम क्या कहता है? यह है रीढ़ की हड्डी का नियम, द लॉ ऑफ स्पाइन। क्या कहता है ये नियम? रीढ़ की हड्डी का सही आकार स्वस्थ जीवन का आधार। आपकी रीढ़ की हड्डी में एक प्रॉपर कर्वेचर पाया जाता है। ये कर्व शरीर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सबसे ऊपर वाले कर्व को सर्वाइकल कर्वेचर कहते हैं। बीच वाला जो पीठ वाला हिस्सा होता है इसको थोरेसिक कर्वेचर कहते हैं, और जो लंबर वाला हिस्सा होता है, जो कमर वाला हिस्सा होता है, वो लंबर कर्व कहलाता है, और पेल्विक वाला पेल्विक कर्व कहलाता है। ये 4 कर्व हमारे अंदर पाए जाते हैं। सर्वाइकल जो है ये बीमारी नहीं है, सर्वाइकल इस एरिया का नाम है। जब कभी भी आपको कोई कहे कि आपको सर्वाइकल आ गया है तो सर्वाइकल का बात समझ जाइएगा कि सर्वाइकल जो है हमारी रीढ़ की हड्डी का सबसे ऊपर वाले एरिया का नाम है। और सर्वाइकल आ गया है मतलब अब सर्वाइकल अपने कर्वेचर में नहीं है, या तो वो फॉरवर्ड हेड हो गई है या उसका रिवर्स कर्व आ चुका है। तो जब सर्वाइकल अपने कर्व में ना हो तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन हो जाता है। आज सबसे ज़्यादा हम कॉन्सेंट्रेट सर्वाइकल रीजन पे ही करेंगे, बाकी को भी देखेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा बीमारियां जो जनरेट होती है ना वो होती है सर्वाइकल रीजन से, फॉरवर्ड हेड से। तो इससे पहले हमने जो लेक्चर्स देखे हैं उसके अंदर पोस्चर डायमेंशन जो हमने पढ़ा था, पोस्चर डायमेंशन के अंदर पोस्चर डिफेक्ट हम पूरी तरीके से समझ चुके हैं। अगर अभी तक आपने पोस्चर डिफेक्ट नहीं देखा है तो जाके पोस्चर डिफेक्ट देखिए, क्योंकि मैं इस वाले चैप्टर के अंदर पोस्चर डिफेक्ट डिस्कस नहीं करने वाला हूं, उससे आगे की चीजें डिस्कशन होंगी। तो हमने देखा था पुराने वाले चैप्टर के अंदर ही कि जो स्पाइन है उसके कर्वेचर कैसे होते हैं। हमने वहाँ पे एक्सरे एनालिसिस भी सीखा था कि एक्सरे कैसे होते हैं और स्पाइन कैसी नज़र आती है एक्सरे के अंदर। जब सीधा एक्सरे लिया जाए तो बिल्कुल सीधी नज़र आना चाहिए, और जब साइड कर्वेचर लिया जाए तो आपका सर्वाइकल कर्व इस तरफ की ओर आएगा, आपका जो काइफोटिक कर्व है वो इधर, पीठ वाला कर्व जो है वो इधर आएगा, लंबर वाला कर्व जो है वो इस साइड आएगा, पेल्विक कर्व इस साइड आएगा। ये सारे कर्वेचर हम लोगों ने पोस्चर डायमेंशन में बहुत डिटेल में समझे हैं। आगे भी हम इसी, क्योंकि अब ये कनेक्ट होगा आगे आने वाले चैप्टर के अंदर, इसीलिए इसको बहुत अच्छे से समझना है पोस्चर डायमेंशन के अंदर जाकर। हमने देखा है कि हमारी जो स्पाइन है इसका मेन फंक्शन क्या होता है। ये पूरी बॉडी को कनेक्ट करता है, स्ट्रक्चर प्रदान करता है। हमारे दोनों हाथ जो हैं वो आपकी स्पाइन में ही लगे हुए हैं। दोनों लेग्स जो हैं ये भी पूरा स्पाइन का एक हिस्सा है। दोनों लेग यहीं पर आके लगते हैं। ये पूरी स्पाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पेल्विक रीजन जो है वो स्पाइन के लिए एक आधार का काम करता है। तो अगर हमने अपनी स्पाइन को सही रखना है तो पेल्विक रीजन को भी सही रखना ज़रूरी है।
इसीलिए पूरे स्पाइन को समझने के लिए हमें वेलोपैथी के पोस्चर डायमेंशन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि पोस्चर डायमेंशन बहुत अच्छे से पढ़िएगा। अब हम देखने जा रहे हैं कि हमारी स्पाइन का काम क्या क्या है। सबसे पहला काम है कि आपकी स्पाइन जो है ये स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है, जो कि ब्रेन से निकलती है और पूरी बॉडी के अंदर जाती है। यहीं से आपके ब्रेन टू ऑर्गन कम्युनिकेशन के लिए यहीं से रास्ता निकलता है। ये शरीर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया कहलाता है। यहीं से पूरा ब्रेन कनेक्ट होता है और नीचे की ओर जाता है। स्पाइन के अंदर एक छेद होता है, ये वाला छेद, यहीं से आपकी स्पाइनल कॉर्ड जाती है। तो आपका जो स्पाइन का काम है, सबसे पहला काम वो स्पाइनल कॉर्ड की रक्षा करना है, प्रोटेक्ट करना है। अगला जो काम है इसका वो है ब्रेन टू ऑर्गन कम्युनिकेशन। आपकी स्पाइन ब्रेन टू ऑर्गन कम्युनिकेशन में बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है। इसीलिए आपके हर एक ऑर्गन आपके नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड है। आपका नर्वस सिस्टम जो है वो ब्रेन से सारे सिग्नल लेता है और सभी ऑर्गन्स को देता है। वापस यहाँ से फीडबैक लूप आता है और सारे सिग्नल जो हैं वो रिटर्न ब्रेन तक जाते हैं। तो ये सारा काम जो होता है ये आपके ब्रेन टू ऑर्गन कम्युनिकेशन और स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करने के लिए स्पाइन का सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये दोनों काम जो है ये आपकी स्पाइन संभालती है। अब देख रहे हैं हम इसी के अंदर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटो से समझ जाइएगा ये ऑटोमेटिक चलता है। इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे हार्ट बीट आप कंट्रोल नहीं कर सकते, डाइजेशन आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वो ब्रेन टू ऑर्गन से ऑटोमेटिक कनेक्टेड होते हैं। तो इसके अंदर दो हैं, एक है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तंत्रिका तंत्र है, इसमें ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है। बॉडी की कनेक्टिविटी है। अगर बॉडी की कनेक्टिविटी हमने समझ ली और बॉडी की जो कार्यशैली है वो हमने समझ ली तो हम शरीर की हेल्प कर पाएंगे। हम एक बेसिक फॉर्मेट में समझ रहे हैं कि जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम करता क्या है। ये तंत्रिका तंत्र है, ये कंट्रोल करने का काम करता है। लेकिन किन चीज़ों को कंट्रोल करने का काम करता है वो देख रहे हैं। जब आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम चलता है तो ये किस पे कम्युनिकेट करता है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करता है ना। इसमें होगा क्या, ये वाला पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जब कभी भी एक्टिवेट होता है तब रेस्ट, रिपेयर और डाइजेस्ट का काम चल रहा होता है। मतलब जब आप सो रहे होते हैं, टीवी देख रहे होते हैं, रेस्ट कर रहे होते हैं, पेपर पढ़ रहे होते हैं, कोई अपना काम कर रहे होते हैं, तब आपका ये वाला सिस्टम काम करता है जिसको बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसमें कोई आपको टेंशन वाली बात नहीं, आपका नॉर्मल वर्किंग चल रहा है। और एक है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या काम करता है, ये है गेट रेडी टू फाइट। ये हमेशा लड़ने और भागने के लिए तैयार रहता है। हमने इससे पहले वाले चैप्टर के अंदर माइंड डायमेंशन के अंदर हमने पढ़ा था तनाव, चिंता। पुराने ज़माने में चिंता क्या होती थी कि शेर आया, वो थी चिंता। तो जब कोई तनाव आ जाए, कोई खतरा हमारे सामने आ जाए, तब हमें क्या करना होता था, या तो खतरे से लड़ना है या खतरे से भागना है। और दोनों ही परिस्थिति में हमें एनर्जी की ज़रूरत होती थी और वही एनर्जी जो देने का काम करता था सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता था। इसमें होता क्या था, ये कम्युनिकेट किसके साथ करता था, आर्म्स लेग्स की मसल के साथ। क्योंकि जब हमें भागना है या लड़ना है तो हाथ को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और भागना है तो लेग्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और बहुत सारी एनर्जी की ज़रूरत होगी लड़ने और भागने के लिए। तो ये जब एक्टिवेट होता है, जब कभी भी कोई खतरा सामने आ जाए तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। आप खुद सोचिए, अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट है तो ये वाला सिस्टम क्या होगा, स्लो डाउन हो जाएगा। और अगर ये वाला सिस्टम एक्टिवेटेड है तो ये सिस्टम स्लो डाउन हो जाएगा। दोनों में से कोई एक सिस्टम अपने फुल वर्किंग पे काम करेगा। कोई एक अगर एक्टिवेटेड है तो दूसरे को स्लो डाउन होना पड़ेगा। एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आप रेस्ट, रिपेयर और डाइजेस्ट मोड में हैं तो खतरे वाली कोई बात ही नहीं है। आप अपने घर के अंदर एक सुरक्षित वातावरण में हैं तो ये वाले सिस्टम को एक्टिवेट होने की जरूरत ही नहीं है ना। और अगर कोई खतरा आ गया तो क्या होगा, तुरंत ये वाला सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। ये सिस्टम जो है वो स्लो डाउन हो जाएगा। क्योंकि जब खतरा आएगा तो आप सोचिए, क्या खाना पचाना जरूरी है कि जान बचाना जरूरी है। जान बचाना जरूरी है, तब इन चीज़ों को जो है वो स्टॉप कर दिया जाएगा और सारा फोकस जो लगा दिया जाएगा जान बचाने में, लड़ने में या भागने में।
तो ये दोनों सिस्टम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ऑटोमेटिक वर्क करते हैं। इसका रिस्पॉन्स जो होता है वो स्ट्रेस के साथ होता है। जैसे ही कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन आती है ये चीज़ एक्टिवेट हो जाती है, स्ट्रेसफुल कंडीशन जाती है तो ये वाली चीज़ एक्टिवेट हो जाती है। इसको थोड़ा सा डिटेल में आगे देखते हैं। हमने पिछले वाले चैप्टर्स में देखा था, जब कोई भी खतरा, किसी भी प्रकार का खतरा, वो भय हो सकता है, चिंता हो सकती है, और ये दोनों मिला के बनाते हैं तनाव। जैसे ही तनाव बनता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। अभी देखा था सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कौन सा है, लड़ो या भागो। चिंता, भय, तनाव होने पर क्या होगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन होगा। ऑन होगा तो फाइट एंड फ्लाइट मोड आ जाएगा। अगर ऑफ हो जाएगा तो कौन सा मोड आएगा, रेस्ट, रिपेयर एंड डाइजेस्ट। ये दो चीजें हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे यही मैं समझाऊंगा कि ये दोनों क्या काम कर रहे हैं। आपको एक शब्द याद रखना है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये कहाँ से एक्टिवेट होता है, क्या करता है, आगे समझाऊंगा। देखिए, जब आप अभी हम समझ रहे हैं सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक को ही। जब आपकी बॉडी पैरासिम्पैथेटिक में होती है तब आप रिलैक्स मोड में होते हो। रिलैक्स मोड में होंगे तो क्या क्या होगा, शरीर के अंदर क्या क्या चल रहा होगा जब आपका रिलैक्स मोड स्टार्ट है। रिलैक्स मोड स्टार्ट होने पे डिक्रीज अलर्टनेस। अलर्ट रहने की क्या जरूरत है, क्योंकि कोई चिंता बेचैनी है ही नहीं हमारे पास, हम एकदम रिलैक्स मोड में हैं, है ना। कॉन्स्ट्रिक्ट पिपल्स, आंखें जो हैं वो बहुत छोटी रहेंगी, जो पिपल्स है अंदर की वो छोटी हो जाएंगी, हमें बहुत ज़्यादा देखने की आवश्यकता नहीं होगी, है ना। स्लो डाउन ब्रीदिंग, हार्ट जो आपका ब्रीदिंग होगा वो नॉर्मल रेट पे होगा, बहुत तेज करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कोई चिंता फिक्र नहीं है। डिक्रीज हार्ट रेट, आपका हार्ट भी जो है वो नॉर्मल पंपिंग कर रहा होगा। स्टिमुलेट डाइजेशन, भैया डाइजेशन को जो है वो पूरे स्तर पे चालू करो, खाना आया हुआ है बहुत अच्छे से पचाना है। और क्या होगा, डिक्रीज मसल टोन, जितनी मसल्स है उन सब को रिलैक्स मोड में डाल दो। क्यों, क्योंकि बॉडी जो है वो रिलैक्स मोड में है, जो घर का वातावरण है वो रिलैक्स्ड है, उसमें कोई चिंता बेचैनी वाली बात नहीं है, लड़ो भागो का कोई काम नहीं है। अब देखते हैं हम स्ट्रेसफुल कंडीशन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर। जब ये होता है, फाइट और फ्लाइट होता है, इसका जस्ट अपोजिट इधर होगा। जैसे इंक्रीज अलर्टनेस, अगर शेर आया तो अलर्ट तो होना पड़ेगा ना, बिना अलर्ट हुए क्या शेर से हम बच जाएंगे। हमें देखना होगा किधर भागना है, क्या करना है, रणनीति बनाना है, हम अलर्ट हो जाएंगे। इवन केवल शेर का साउंड भर आ जाए, शेर के दहाड़ने का, हम तुरंत अलर्ट हो जाते हैं। ये मोड एक्टिवेट हो जाता है क्योंकि हमें जान बचाना है ना। डायल्यूट्स पिपल्स, आपकी जो आंखें हैं वो थोड़ी बड़ी हो जाएंगी, आपको ज़्यादा एरिया नज़र आने लगेगा, फटाफट डिसीजंस आप लेने पड़ेंगे। इंक्रीज ब्रीदिंग, आपकी जो ब्रीदिंग साइकिल है वो इंक्रीज हो जाएगी, है ना। आपका हार्ट रेट ये भी बढ़ जाएगा, फटाफट फटाफट पंपिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। इनहिबिटेड डाइजेशन, डाइजेशन को स्टॉप कर दो भैया, जान बचाना ज़रूरी है कि खाना पचाना, जान बचाना, इसलिए तुरंत पाचन तंत्र से सारा ब्लड निकालो और कहाँ भेज दो, मसल टोन, सारी मसल्स के अंदर भेज दो, ताकि मसल्स जो है वो पूरी एक्टिविटी के साथ काम कर पाए। तो ये दो सिस्टम चलते रहते हैं, या तो आप स्ट्रेस की कंडीशन में होंगे या आप रिलैक्स मोड में होंगे। तो ये दोनों अलग अलग चलते हैं, लेकिन आपकी जो जीवन शैली है अगर वो खराब है तो ये चीज़ें एक्टिवेट, मतलब गलती से एक्टिवेट हो जाता है। ये कैसे एक्टिवेट होता है आगे क्लियर करूंगा। आपका पुअर पोस्चर ही पूरी बॉडी के अंदर सभी बीमारियों की जड़ बना जाता है। अगर आपको ये जड़ नहीं बनने देना है तो पूरे पोस्चर को सही रखना ज़रूरी है। लेकिन जैसे ही आपका पोस्चर बिगड़ता है, आप देख रहे हैं यहाँ पे सारा पोस्चर बिगड़ा हुआ है ना। एक शोल्डर जो है आपका अप साइड है, एक डाउन साइड है, हिप जो है वो एक डाउन साइड है तो एक अप साइड है। जब आपका नेक अप एंड डाउन हुआ तो नेक में पेन चालू हो गया, और जब आपका हिप अप एंड डाउन हुआ तो लोअर बैक पेन में चालू हो गया, और क्या हुआ, नी जो है वो डिस्कम्फर्ट में चले गए। आपका पूरा जो फंडामेंटल है, फाउंडेशन है, ये जो है अनस्टेबल हो गया। इतने सारे काम केवल आपके पोस्चर डायमेंशन के बिगड़ जाने से हो जाते हैं। तो पोस्चर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये जीवन शैली का हिस्सा है। अगर सही जीवन शैली नहीं है तो ये सारी चीज़ें आएंगी। जो पेन है वो एक सिग्नल है कि बताता है कि कहीं कुछ गड़बड़ चल रही है, और हम करते क्या हैं, पेन किलर खाते हैं, जबकि पोस्चर सुधारना चाहिए। जड़ पे काम करो, ये है आपकी जड़।
जड़ कैसे फाइंड आउट होती है, पोस्चर डायमेंशन में हमने समझा था कि पोस्चर को कैसे चेक किया जाता है। अभी हम समझ रहे हैं कि ये दोनों हमारी बीमारियों में कैसे सहभागिता निभा देते हैं, हमारा पुअर पोस्चर हमें बीमारियों की ओर कैसे धकेल देता है। हमने देखा था पिछले वाले जो पोस्चर डायमेंशन के अंदर है ना, करेक्ट जो है आपका स्पाइन इसमें बिल्कुल करेक्ट है, इसमें आपका एक शोल्डर जो है वो अप साइड है, एक डाउन साइड है, इसमें एक हिप जो है अप साइड है, लो साइड है, हेड टिल्ट हो चुका है और स्क्लोसिस आ चुका है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर था पोस्चर डायमेंशन। अगर अभी भी बता रहा हूँ नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके पहले पोस्चर डायमेंशन को सीखिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा ये वाला चैप्टर। ये पूरी बॉडी अलाइन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे सारा मिस अलाइनमेंट चल रहा है और मिस अलाइनमेंट होगा तो बॉडी के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी। अधिकतर घरों के अंदर लोगों को घुटने दर्द की समस्याएं हैं। घर में बड़े बुजुर्ग जो हैं वो घुटने दर्द से परेशान हैं। क्यों परेशान हैं? क्योंकि बॉडी का अलाइनमेंट बिगड़ा हुआ है। अरे ये भी तो एक जॉइंट है, ये क्यों नहीं घिसा, यही जॉइंट क्यों घिस गया? क्योंकि इस पे लोड ज़्यादा आ गया था, ये अंदर की ओर घूम गया था। क्यों घूम गया? क्योंकि एक हिप अप साइड था, एक डाउन साइड था। क्यों अप एंड डाउन था? क्योंकि पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर बिगाड़ दिया। आगे मैं बताऊंगा कि कैसे ये स्ट्रक्चर बिगड़ता है, आखिर क्यों बिगड़ जाता है ये स्ट्रक्चर, ऐसा क्या करते हैं हम जिसकी वजह से हमारी स्ट्रक्चर बिगड़ते हैं। यही है हमारी जीवन शैली, और इसके बारे में आपको कोई भी नहीं बताने वाला कि जीवन शैली में आप गलतियां क्या करते हैं और इसे ठीक कैसे किया जाए। वेलोपैथी केवल और केवल जीवन शैली पे निर्मित है। यह आप लोगों की जीवन शैली पे ही काम करती है, जीवन शैली को सुधारने का काम करती है। पर लेकिन आपको पहले हमें ये बताना होगा कि सही क्या है, गलत क्या है। जब दोनों चीज़ों को आप समझ जाएंगे तो आप अपनी जीवन शैली को परफेक्टली फिट कर लेंगे। हमारा जब पुअर पोस्चर है ना, यही बीमारियों की जड़ है। जब आपका पूरा अलाइनमेंट सही होता है, पूरी बॉडी स्ट्रेस फ्री होती है, लेकिन जैसे ही आपका स्ट्रक्चर बिगड़ने लगता है आपकी बॉडी स्ट्रेस में आ जाती है, और स्ट्रेस में आएगी तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। आगे इसको हम पूरी तरीके से क्लियर करेंगे, एक एक चीज़ समझेंगे, बेसिक फंडामेंटल समझेंगे कि क्या चीज़ें हमें खराब करती हैं, क्यों ये बीमारियों का आगमन हो जाता है। अभी हम देख रहे हैं ब्रेन टू ऑर्गन कम्युनिकेशन। आपका शरीर जो है वो ब्रेन टू ऑर्गन कम्युनिकेट करने के लिए आपकी रीढ़ की हड्डी का ही सहारा लेता है, और यहीं से सारे सिग्नल जो हैं ब्रेन तक आते हैं और वापस जाते हैं। तो यहाँ जो पहली चीज़ हमने देख रहे थे, यहाँ पे आप एक काम कीजिएगा, आपकी किताब ओपन कीजिए, वेलोपैथी की जो किताब है उसे ओपन कीजिए। 156 पेज नंबर पे ये सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। मैं यहाँ पर केवल आपको C1 to C7 के अंदर C1 को ही डिस्कस करने वाला हूँ। पूरा डिस्कस इस चैप्टर में मैं नहीं कर पाऊँगा। यहाँ से आपने ब्रेन टू ऑर्गन कम्युनिकेशन समझ लिया तो सेम एज इट इज़ कम्युनिकेशन दूसरे ऑर्गन्स का भी होता है। अगर कोई डिफेक्ट आएगा तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, वो आप चैप्टर में जाइए और वहीं पे उसे इजी वे में समझिए, पढ़िए। अभी हम समझने वाले हैं कि जो ब्रेन टू ऑर्गन कम्युनिकेशन है उसमें C1 जो है वो क्या भूमिका निभाता है, C1 से क्या कम्युनिकेट होता है। C1 जो है ये सर्वाइकल की पहली हड्डी है ना, जो सर्वाइकल कर्वेचर चलता है उसमें पहले नंबर की हड्डी है। वहाँ से ब्रेन टू ऑर्गन कम्युनिकेशन कहाँ कहाँ होता है। C1 एटलस द्वारा दिमाग से निम्न अंगों में संकेतों का आदान प्रदान होता है। कहाँ कहाँ संकेत जा सकते हैं? सिर के लिए रक्त की आपूर्ति, पिट्यूटरी ग्रंथि, खोपड़ी चेहरे की हड्डियां, मस्तिष्क, मध्य कान एवं आंतरिक कान, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये वापस वर्ड यहाँ पर आया है, आगे भी आता रहेगा क्योंकि ये बहुत सारी बीमारियों को पैदा कर सकता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है C1 के द्वारा। अब संभावित लक्षण देखते हैं। सर दर्द, घबराहट, अनिद्रा, उच्च रक्तचाप, माइग्रेन का सिर दर्द, पुरानी थकावट, चक्कर आना, वर्टिगो, कमज़ोर याददाश्त, नर्वस ब्रेकडाउन। ये सारे सिम्टम जो हैं ये C1 के हैं, सर्वाइकल के सिम्टम्स हैं। आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा बीमारियां घरों में इन्हीं की पाई जाती हैं। ये एक्चुअल में पोस्चर डिफेक्ट है। हाँ, इनके कुछ और कारण भी हो सकते हैं, आप उन पे भी ध्यान दीजिए, लेकिन ये मेजर कॉज है। आपको मेजर कॉज पे भी ध्यान रखना है, इनको नज़रअंदाज नहीं करना है। तो जो C1 है, C1 to C7 हम देख रहे हैं, ये है आपकी सर्वाइकल। देखिए
जब आपका फॉरवर्ड हेड होने लगता है तब आपकी सर्वाइकल स्पाइन के साथ क्या हालात होते हैं, और जो इसके बीच में से नर्वस सिस्टम जा रहा है, स्पाइनल कॉर्ड जा रही है, उसके साथ क्या हो रहा है। वो पूरी जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है वो आगे की ओर खिंच रही है। यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ कर्वेचर जैसे ही बिगड़ा, ये जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है इसका एंगल बदल गया, और इसकी वजह से जहाँ से आ रही है वहाँ पे स्ट्रेस कंडीशन बनने लग गई। अगर ये स्ट्रेस कंडीशन बनेगी तो आगे जाके बहुत प्रॉब्लम होगी। ये जहाँ से जनरेट हो रही है वहाँ प्रॉब्लम हो सकती है, और वो है ब्रेन। ये ब्रेन से आने वाली एक नर्व है, ठीक है। नर्व और नस, इन दोनों में अंतर समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, नर्व और नस क्या होता है शरीर के अंदर, एक है नर्व और एक है नस। नस जो होती है वो आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे घर की पानी की पाइपलाइन और इलेक्ट्रिक लाइन। पानी की पाइपलाइन क्या करती है, ये पानी को लाने ले जाने के लिए होती है, और इलेक्ट्रिक लाइन क्या करती है, ये शरीर आपके पूरे घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करने के लिए होती है। तो ये इलेक्ट्रिक के लिए होती है और ये पानी के लिए होती है, लिक्विड लाने ले जाने के लिए होती है। अगर घर की पानी की पाइपलाइन कट जाएगी तो पानी बह जाएगा, लेकिन क्या इलेक्ट्रिक लाइन कट जाएगी तो इलेक्ट्रिक बह जाएगी क्या? नहीं बहेगी। क्यों? क्योंकि उसको कम्युनिकेट होने के लिए एक पूरा पाथवे चाहिए। ठीक उसी प्रकार शरीर के अंदर नर्व और नस है, इसे कहेंगे नर्व। जिसके अंदर इलेक्ट्रिक सप्लाई हो वो कहलाएगी नर्व, और जिसमें ब्लड सप्लाई हो, ब्लड फ्लो हो, वो कहलाएगी आपकी नस। तो आपने सुना होगा साइटिका के अंदर लोगों को क्या होता है, नस दब गई। तो नस नहीं दबती है, नर्व दब जाती है। तो वो नर्व कहाँ से निकली हुई है, वो आपकी स्पाइन से होकर निकली हुई है। तो ये लोगों में जो बहुत बड़ा मिथ होता है वो हटाना बहुत ज़रूरी है कि नस दब गई है। अगर कोई नस दबी है तो लोगों को लगता है कि दवाइयों से वो नस खुल जाएगी। दवाइयों से नस नहीं खुल सकती। क्यों? क्योंकि आपको जो पोस्चर डिफेक्ट हुआ है उसकी वजह से वो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो अगर आपने पोस्चर सही कर लिया तो उस पर से कंप्रेशन ऑटोमेटिक हट जाता है। इसलिए पोस्चर में सबसे बड़ा रोल जो आता है वो आपके सर्वाइकल का आता है। इसलिए मैं बार बार यहाँ पे सर्वाइकल को ही डिस्कस करने वाला हूँ। तो अब हम समझने वाले हैं पार्ट्स ऑफ ब्रेन। देखिए, ये पूरा ब्रेन है। ब्रेन के अंदर क्या क्या है, एक है ब्रेन कॉर्टेक्स, एक है एनसेफेलिक ट्रंक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पढ़ेंगे आगे। फिर है सेरेबेलम। ये 3 शब्द हैं। देखिए, ये शब्द भले आपको नए लग रहे हैं, लेकिन आपको शरीर के लिए इन 2 शब्दों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहीं से बीपी, शुगर की शुरुआत हो सकती है। हार्ट बीट कैसे बढ़ जाती है वो इन दोनों पर निर्भर करता है। अगर इनको समझ लिया तो बहुत कुछ समझ लिया। क्या क्या समझना है, एनसेफेलिक ट्रंक और सेरेबेलम, दोनों को मैं इजी वे में समझाऊंगा। इन दोनों का कनेक्शन जो है वो आपके फॉरवर्ड हेड से है। जब आपका फॉरवर्ड हेड अगर जाएगा तो इन दोनों के ऊपर स्ट्रेस आएगा। इन दोनों पे स्ट्रेस आएगा तो प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगी वो आगे समझाऊंगा। ये देखिए, सेरेबेलम जो है वो दिमाग के पिछले हिस्से में है, मतलब वो इस वाले हिस्से में है, और जो आपका एनसेफेलिक ट्रंक है वो दिमाग के जस्ट बीच में से निकल के आगे की ओर जा रहा है। अभी हम देखने वाले हैं सेरेबेलम। ये है सेरेबेलम। सेरेबेलम करता क्या है? सेरेबेलम जो है ये कोऑर्डिनेट करने का काम करता है, मूवमेंट देखने का सारा काम करता है, शरीर के हाथ और पैर कैसे मूव करेंगे उस पर काम करता है, और बैलेंस करने का काम करता है। अगर सेरेबेलम में कोई भी स्ट्रेसफुल कंडीशन आएगी, ये किसी भी प्रकार से छेड़ा छड़ा जाएगा, तो प्रॉब्लम क्या हो सकती है? एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, कंट्रोल चला जाता है। तो जब कंट्रोल चला जाता है तो एक प्रॉब्लम आई है, वो है आपको पार्किंसन की डिजीज। देखा होगा आप लोगों के हाथ पांव जो है वो कंट्रोल ही नहीं रहते, हिलते रहते हैं, या तो बॉडी उनकी हिलती रहती है। कारण वो आपका एनसेफेलिक ट्रंक और सेरेबेलम का कोऑर्डिनेशन सही ना होना। तो ये सेरेबेलम है वो इस वाले हिस्से में है। जब अगर आपको फॉरवर्ड हेड अगर होगा तो ये जो कंडीशन बनती है इसका खिंचने की, वो आपको आगे चल के बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, आपको पार्किंसन डिजीज ला सकता है। अगर वो डिजीज आपको है तो सबसे पहले अपने फॉरवर्ड हेड को वापस करेक्ट करिए। आप जाके सबसे पहले अपना एक्सरे कराइए, पूरी बॉडी का अलाइनमेंट चेक कीजिए कि अलाइनमेंट क्या है। अलाइनमेंट कैसे चेक होता है, पोस्चर डायमेंशन में मैंने पूरी तरीके से सिखा रखा है। ये याद रखिएगा, केवल इतना सा एक्सरे करा लोगे तो बॉडी का अलाइनमेंट चेक नहीं हो पाएगा। फॉल्स डायग्नोसिस होगा तो फॉल्स ट्रीटमेंट करते रहोगे।
अगर आपको ये जांचना है तो होल स्पाइन एक्सरे, पूरी रीढ़ की हड्डी का एक्सरे एक शीट के अंदर होना चाहिए। उसी से आप अपनी बॉडी का कैलकुलेशन लगा सकते हो कि आपकी बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस साइड की ओर जा रहा है। अगर वो फाइंड आउट कर लिया तो आप अपनी बीमारी को कैसे रिवर्स करना है वो सीख जाओगे। तो हमने सेरेबेलम का देखा, सेरेबेलम क्या क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेशन में देख रहा है, मूवमेंट संभाल रहा है और बैलेंस को कंट्रोल कर रहा है। अब एनसेफेलिक ट्रंक देखिए, एनसेफेलिक ट्रंक यहाँ से निकला हुआ है, यही आगे जाके जो है आपकी स्पाइनल कॉर्ड बनता है और जब ये स्पाइन से कनेक्ट हो जाता है तो ये क्या कहलाता है, आपका स्पाइनल कॉर्ड कहलाता है। जैसे ही आपकी स्पाइन से कनेक्ट हो गया, जब तक ये ऊपर ब्रेन के अंदर रहेगा एनसेफेलिक ट्रंक कहलाएगा। बाहर निकलने के बाद जैसे ही आगे बढ़ता है तो इसको हम क्या कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड। ये समझना बहुत ज़रूरी है, दोनों आसपास में ही लगे हुए हैं, ठीक है। इसका जरा सा एंगल बदलने पर इसके ऊपर प्रेशर आएगा। वो प्रेशर कैसे आएगा, क्योंकि आपकी गर्दन जो है वो आगे की ओर है, ये यहाँ लगा हुआ है। अगर आपकी गर्दन फॉरवर्ड हेड जाएगी तो देखिए उंगली की, ये इधर की ओर खींचेगा, ये खींचेगा तो जो यहाँ पे सेरेबेलम लगा हुआ है वो भी कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगा और उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अब हम देखने वाले हैं कि ये जो एनसेफेलिक ट्रंक है ये क्या कंट्रोल करता है। तो एनसेफेलिक ट्रंक क्या क्या चीज़ों को देखता है, ब्रीदिंग, डाइजेशन और पंपिंग ब्लड, ये तीन चीज़ें जो हैं वो इसके माध्यम से चलती हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यहीं से एक्टिवेट होता है। हमने अभी देखा था सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, फाइट और फ्लाइट वाला मोड, वो कैसे कंट्रोल होगा, वो यहीं से होगा। अगर ये गलती से भी खिंच गया तो ये चीज़ जाने अनजाने एक्टिवेट हो जाएंगी। हमने इस चीज़ को देखा था कि आपका जो पुअर पोस्चर है वो इन दोनों को कैसे कनेक्ट कर सकता है। अगर आपका पोस्चर परफेक्ट है तो ये चीज़ें बिल्कुल रिलैक्स मोड में रहेगी, लेकिन अगर किसी व्यक्ति का फॉरवर्ड हेड जा रहा है, गर्दन आगे की ओर जा रही है, तो जाने अनजाने ये वाला मोड एक्टिवेट हो जाएगा फॉरवर्ड हेड की वजह से। और फॉरवर्ड अगर हेड आया तो क्या होगा, ये चीज़ें जो एक्टिवेट हुई हैं इसकी वजह से बीपी शूट अप हो जाएगा, हार्ट रेट बढ़ा रहेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका हार्ट बीट क्यों बढ़ा हुआ है। डॉक्टर भी बोलेगा कि आपके घर में कोई चिंता है क्या, पर आप सोचोगे घर में तो कोई चिंता नहीं है, कोई हैवी वर्क भी नहीं करते, तो फिर बीपी क्यों बढ़ा हुआ है, क्योंकि शरीर के अंदर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेटेड है, फाइट और फ्लाइट मोड। क्यों, पोस्चर की वजह से। जब आपका पोस्चर खराब होता है तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको आएंगी। अगर आपके घर में किसी को भी ये प्रॉब्लम है तो पोस्चर को ध्यान से देखिए, उसका पोस्चर कैसा है और पोस्चर करेक्शन चालू कर लीजिए। जब आपका पुअर पोस्चर होता है तो रिजल्ट में क्या क्या होता है, आप सेंसिटिव हो जाते हो लाइट के प्रति, साउंड के प्रति। रिजल्ट में होता है हेडेक, माइग्रेन। आप देखिए माइग्रेन वाला कोई भी पर्सन होगा ना, उसको लाइट नहीं चाहिए, उसको कोई साउंड नहीं चाहिए, उसको अंधेरा कमरा चाहिए, कोई आवाज़ नहीं करना, जरा सी भी आवाज़ नहीं करना, नहीं तो माइग्रेन शूटअप हो जाएगा। उसका एकमात्र कारण होता है, और भी कई कारण हो सकते हैं, लेकिन एक कारण आपका फॉरवर्ड हेड होना हो सकता है। अगर आपका पोस्चर बिगड़ा हुआ है तो माइग्रेन कन्वर्ट हो सकता है। अगर किसी भी व्यक्ति को माइग्रेन है तो आपको अपने पोस्चर पे काम ज़रूर करना चाहिए। पोस्चर कैसे बिगड़ता है वो मैं इसके आगे आने वाली स्लाइडों के अंदर मैं आपको क्लियर करूँगा। उस सबको बहुत ईजी वे में समझ में आएगा कि आप गलतियाँ कहाँ कर रहे हो और आपको क्यों माइग्रेन आ रहा है। फाइट और फ्लाइट मोड, हम ये जानते हैं कि जैसे ही हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा तो फाइट एंड फ्लाइट मोड आ जाएगा, और फाइट एंड फ्लाइट मोड आएगा तो हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कहाँ से आती है, भैया शेर से लड़ना है या उससे भागना है, एनर्जी कहाँ से आएगी। तो जैसे ही आप कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन में जाते हो, आपका शरीर इमीडिएटली क्या करता है, कार्टिसोल निकालता है, स्ट्रेस हार्मोन है ना, चिंता वाला हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन। ये किडनी पे लगा होता है और किडनी तुरंत क्या करेगी, स्ट्रेस हार्मोन निकाल देगी। और ये स्ट्रेस हार्मोन करता क्या है, ये तुरंत जाता है लीवर के पास, और एक चीज होती है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूको मतलब ग्लूकोज, नियो मतलब नया, जेनेसिस मतलब बनाना, क्रिएट करना, नया ग्लूकोज बनाना। कैसे, प्रोटीन के माध्यम से। लीवर के पास जो प्रोटीन पड़ा हुआ है, ग्लूकोनियोजेनेसिस की एक जो प्रोसेस होती है उसके माध्यम से उसको क्या में कन्वर्ट कर देना, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देना। मतलब
आपका शरीर भी ग्लूकोज बना सकता है, ज़रूरी नहीं है कि उसको आपको कार्बोहाइड्रेट से ही वो आए। आपने देखा होगा कि घर के अंदर कोई व्यक्ति सुबह सुबह उठता है और उठ के उसने शुगर चेक करी, 200-250 चली गई। वो खुद बोलता है यार मैंने कुछ खाया पिया नहीं, फिर भी मेरी शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। कारण क्या है? तो उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि आपका पोस्चर बिगड़ा हुआ हो। पोस्चर बिगड़े हुए होने की वजह से आपकी बॉडी ने स्ट्रेसफुल कंडीशन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया। या ये भी हो सकता है कि आप रात को 2 तकिए लगा के सोए हो, जिससे गर्दन आगे की ओर आई हो, और गर्दन फॉरवर्डेड होगी तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो सकता है। रात भर आपने जो सोए, आप रेस्ट कंडीशन में जरूर थे, लेकिन आपका पोस्चर सही ना होने की वजह से बॉडी के अंदर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो गया, पोस्चर डिफेक्ट। और क्या हुआ? रिजल्ट में शुगर लेवल इंक्रीज हो गई। तो जब अगर लगातार कार्टिसोल लेवल बढ़ा हुआ रहेगा, चिंता वाला हार्मोन बढ़ा हुआ रहेगा, तो आपके शरीर के अंदर जो है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस की जो प्रोसेस है वो ऑटोमेटिक होती रहेगी और शुगर लेवल बढ़ा हुआ दिखेगा। इससे होगा ये कि आपको शुगर की शिकायत हो जाएगी और फॉल्स डायग्नोसिस होगा और फिर फॉल्स रिजल्ट आएंगे और फिर आपको जीवन भर दवाइयाँ खाना पड़ेगी। चाहते हो कि आपको जीवन भर दवाइयाँ नहीं खाना है, तो सबसे पहले अपनी जीवन शैली को सुधारो, पोस्चर को सही करो, क्योंकि पोस्चर की वजह से ही आपका बीपी शूट अप हो रहा है, पोस्चर की वजह से ही आपका शुगर भी शूट अप हो रहा है। आहार भी एक वजह है, वो अपन आहार वाले डायमेंशन में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन पोस्चर भी एक वजह है। इसलिए वेलोपैथी में ट्राइपेन बैलेंस है, फूड, पोस्चर और माइंड, इन तीनों से ही बीमारियां आएंगी, इसके अलावा कहीं से कोई बीमारी नहीं आएगी। तो पोस्चर से भी बीमारियां आ रही हैं, ये आप समझे। आपकी पोस्चर की वजह से बीपी बढ़ रहा है, आपके गलत पोस्चर की वजह से शुगर भी शूट अप हो रहा है। तो अपने शरीर को समझो और उसके अनुसार कार्य करो। अपना पोस्चर सुधारना पड़ेगा। गलत पोस्चर क्या है वो सीखना पड़ेगा। जब तक हम वो नहीं सीखेंगे तो हमें सब कुछ समझ में नहीं आएगा। तो हमारा पोस्चर सबसे ज़्यादा बिगड़ता कब है? तो अगर आपको याद होगा, हमने पोस्चर जब पढ़े थे तो उसमें 2 प्रकार के पोस्चर थे, स्टैटिक पोस्चर और डायनेमिक पोस्चर। डायनेमिक पोस्चर मतलब चलने वाला पोस्चर। तो हमारा अधिकतर काम चलने वालने का तो होता नहीं है, हमारा सबसे ज़्यादा जो पोस्चर बनता है वो बनता है स्टैटिक पोस्चर, बैठने वाला काम। मतलब सबसे ज़्यादा पोस्चर बिगड़ता है आपकी बैठक की वजह से, गलत बैठक, क्योंकि हम घंटों बैठ जाते हैं गलत पोजीशन में। हम घंटों चलते नहीं हैं, हम घंटों बैठते हैं या लेटते हैं। तो जो ये नॉर्मल आपकी एक बैठक है, अगर वो खराब है, आपका टीवी देखने का गलत तरीका, आपके बैठने का गलत तरीका, ऑफिस में काम करने का गलत तरीका का, बच्चों का पढ़ाई का गलत तरीका, गलत तरीके के सोना, इन सब से भी आपका पोस्चर डिफेक्ट हो जाता है। तो अगर उनको सही कर लिया तो सब कुछ सही हो जाएगा। प्रॉपर पोस्चर आपने रखा तो सब कुछ हम ठीक कर सकते हैं। यहां हम देख रहे हैं, ये देख रहे हैं आप कर्वेचर। जब लैपटॉप में हम काम करते हैं तो बिल्कुल अंदर घुस के काम करने लग जाते हैं और घंटों तक उस लैपटॉप में लगे रहते हैं। आईटी फील्ड वाले लगातार उसमें प्रोग्रामिंग करने की वजह से पूरी बॉडी के अंदर स्ट्रेसफुल कंडीशन ले आते हैं और इसकी वजह से उन्हें बीपी और शुगर आ जाता है और वो सोचते हैं मेरा काम बहुत चिंता वाला है। अरे चिंता वाला काम नहीं है, आपने जो बॉडी के कर्वेचर को बिगाड़ा उससे चिंता वाला जो नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट हो गया। जाने अनजाने पोस्चर के खराब होने की वजह से आपका एनसेफेलिक ट्रंक ने क्या किया, आपके जो सेरेबेलम है उसको कॉन्ट्रैक्ट किया और जब आपका एनसेफेलिक ट्रंक खिंचा तो वो एक्टिवेट होने की वजह से गलती से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो गया। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होने की वजह से डाइजेशन को रोक दिया गया, शुगर और बीपी को राइज कर दिया गया। इसी वजह से हो गई अपच, गैस, एसिडिटी और रिजल्ट में मिल गया हमको बीपी और शुगर का बढ़ा हुआ स्तर। तो पोस्चर बहुत इम्पैक्ट करता है आपकी लाइफ में। करना क्या है? सबसे पहली चीज, लैपटॉप बहुत नीचे है, इसको थोड़ी सी हाइट बढ़ा दो। अगर उसकी हाइट आप इंक्रीज कर दोगे तो आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाएगी। आपकी आई लेवल पे होना चाहिए। आई लेवल पे कब आएगा? जब आप नीचे कुछ उसके अंदर सपोर्ट लगा देंगे। देखिए कितनी अच्छी सिटिंग पोजीशन है। अधिकतर घरों के अंदर यही सिटिंग पोजीशन में है। एक्चुअली वो दिन भर काम कर करके थक गए हैं, पर टीवी देखना तो कितना इंपॉर्टेंट है।
अगर न्यूज़ नहीं देखेंगे तो दुनिया आगे कैसे बढ़ेगी? टीवी नहीं देखेंगे तो दुनिया आगे कैसे बढ़ेगी? आपकी वजह से ही तो देश चल रहा है। पर ये नहीं देख रहे हो कि जो गलत पोस्चर में आप चल रहे हो, गलत पोस्चर में आप बैठे हो, आपकी वजह से मेडिकल इंडस्ट्री भी चल रही है। तो आपको अपना सपोर्ट करना है, सही तरीके की बैठक रखो। टीवी देखने में कोई बुराई नहीं है, गलत पोस्चर में टीवी देखने में बुराई है, गलत पोस्चर में कंप्यूटर चलाने में बुराई है। ये पोस्चर अगर आपने सही नहीं करे, इसी को कहते हैं जीवन शैली। आप बताइए, क्या कोई डॉक्टर आपके पोस्चर को करेक्ट करेगा? ये तो आपको करना है। लेकिन आज तक किसी ने हमारी गलतियां हमको बताई नहीं कि गलतियां हम कर कहाँ रहे हैं। तो ये पोस्चर है। घर में अगर माँ बाप हों, बच्चे हों, बड़ा बुजुर्ग है, कोई भी हो, गलत पोस्चर में अगर बैठा है तो उसको सुधार दीजिए। बार बार सुधारना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर के अंदर हम वापस आड़े टेढ़े होने लग जाते हैं। यह है आपका परफेक्ट पोस्चर, यह है आपका इनकरेक्ट पोस्चर। सी कर्व में हम बैठे हैं। बच्चे पढ़ाई करते हैं, ये है नॉर्मल। अगर सही तरीके से डेस्क पे आप बैठ के पढ़ाई करें तो ये तरीका होता है। आइए भारतीय परंपरा में याद कीजिए पुराना बचपन। अगर बड़े बुजुर्ग हैं तो वो जानते हैं, हमारी भारतीय परंपरा की जो क्लासेस होती थी वो जमीन पे टाटपट्टी पे बैठा जाता था, और एक ऐसी डेस्क होती थी जो ऊपर से टेढ़ी होती थी, जो मुनीम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे। लेकिन धीमे 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 इन चेयरों को हटा दिया गया। ऐसी कोई चेयर आ गई जिसकी वजह से हमें गलत तरीके से बैठना पड़ता है, और कोई बताता नहीं है कि कैसे बैठना है। पुराने ज़माने में तो जो मास्टर जी होते थे वो छड़ी बजा देते थे पीठ के ऊपर कि टेढ़ा नहीं बैठना है, सीधा बैठना है। ये है हमारे ऑफिस के अंदर गलत पोस्चर। यहाँ पे देख रहे हैं बिल्कुल गलत पोस्चर है। यहाँ पे आड़ा टेढ़ा हो रहा है व्यक्ति, और गर्दन आगे की ओर जा रही है। हमने देखा है कि गर्दन आगे जाएगी तो एनसेफेलिक ट्रंक खींचेगा, एनसेफेलिक ट्रंक खींचेगा तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा तो बीपी शुगर राइज हो जाएगा, डाइजेशन जो है वो स्लो डाउन हो जाएगा, और ऐसा व्यक्ति ना तुनक मिजाज हो जाएगा। उसको गुस्सा पल पल पे गुस्सा बना रहेगा। क्यों? क्योंकि वो फाइट एंड फ्लाइट मोड पे एक्टिवेटेड है। उसका शरीर तुरंत सही तरीके से काम नहीं करेगा, गुस्सैल स्वभाव का वो व्यक्ति रहेगा। उसका पोस्चर खराब है, उसे पता ही नहीं है कि वो गुस्सैल क्यों है, क्योंकि उसका पोस्चर खराब है। अगर वो पोस्चर सही कर लेगा, पूरी बॉडी डिस्ट्रेस हो जाएगी, नॉर्मलाइज पे चली जाएगी, उसे कोई समस्या नहीं आएगी। ये है हमारा परफेक्ट पोस्चर, ये है सी कर्व पोस्चर। ऐसे पोस्चर में अगर घर में कोई भी व्यक्ति पढ़ाई कर रहा हो, बैठा हो, काम कर रहा हो, नहीं करना। सही पोस्चर में ही खाना बनाइए, सही पोस्चर में ही पढ़ाई कीजिए, सही पोस्चर में ही टीवी देखिए। सही पोस्चर में करना है, गलत पोस्चर में नहीं। हाँ, 2-5 मिनट के लिए गलत पोस्चर कोई नुकसान नहीं करेगा, लेकिन लगातार गलत पोस्चर में बैठने से बहुत बड़े नुकसान हो जाते हैं। जब आप पोस्चर को सुधार करने लगते हैं ना, तब आपकी पीठ में दर्द आता है, कमर में दर्द आता है। आप बोलोगे कि सर ज़्यादा देर तक हम बैठ नहीं पाते। कोई बात नहीं, आप नहीं बैठ पाते हैं तो थोड़ी देर के लिए आप गलत पोस्चर में जा सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप नॉर्मलाइज हो जाओ, वापस आप करेक्ट पोस्चर में आओ। आपके माइंड में एक चीज़ सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चली जाना चाहिए कि मुझे मेरे पोस्चर को सही रखना है, नहीं तो बीमारियां आएंगी। और ये बीमारियां हैं ही नहीं जिनको हम बीमारियां कहते हैं, जिनकी जीवन भर दवा खानी पड़े, वो बीमारी नहीं है, वो डिसऑर्डर है, वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। लाइफस्टाइल को सही कर लीजिए, आपको जीवन भर दवा नहीं खानी पड़ेगी, लेकिन जीवन भर आपको अपने पोस्चर को सही रखना पड़ेगा। अगर ये कर लिया तो सब कुछ हो जाएगा, है ना। हमने देखा था कि पूरा जो सर्वाइकल है, इसी पे सब कुछ डिपेंड है। अगर सर्वाइकल आपका फॉरवर्ड हेड हो गया, आगे की ओर खिसक गया, कब कब खिसक जाता है? जब आप टीवी देखते हैं, रात में 2-4 तकिए लगा के आप सर को ऊंचा करके सोते हैं, गलत पोस्चर में टीवी देखते हैं, गलत पोस्चर के अंदर अगर आप कंप्यूटर चलाते हैं, ना, बिस्तर पे बैठ के पढ़ाई करते हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको होंगी। तो हमने देखा C1 to C7 के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम थी। C1 को ही देखा, बाकी सारी चीज़ें आप किताब के अंदर पढ़ने वाले हो। तो संभावित लक्षण वापस आपको रिपीट करा रहा हूँ: सर दर्द, घबराहट, अनिद्रा, उच्च रक्तचाप, माइग्रेन का सिर दर्द, पुरानी थकावट, चक्कर आना, वर्टिगो, कमज़ोर याददाश्त, नर्वस ब्रेकडाउन। तो हमने यहाँ देखा था सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ना, ये एक्टिवेट हो गया तो ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। कैसे आ सकती हैं? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हो गया मतलब बॉडी में स्ट्रेस है,
सामने कोई चिंता है, कोई खतरा मौजूद है। अगर खतरा थोड़ी देर का होगा तो चल जाएगा, बहुत ज़्यादा देर तक बना रहेगा तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अगर आपका फॉरवर्ड हेड बहुत देर से आगे की ओर है, गर्दन जो है वो सही जगह पे ना होकर आगे की ओर जा रही है, तो यहाँ की सारी मसल्स जो है ना वो क्या होंगी, कॉन्ट्रैक्ट होंगी, वो आपके सर को पीछे खींचने में लगी रहेंगी। यहाँ की सारी मसल्स लगातार काम करने की वजह से ओवर यूज़ हो गई। ओवर यूज़ के रिजल्ट में सर दर्द आ गया। तब व्यक्ति रेस्ट करता है, सर दर्द उतर जाता है। घबराहट, लगातार अगर आप चिंता और बेचैनी में बने रहोगे तो घबराहट तो होना ही है ना। अनिद्रा, है ना। अनिद्रा के अंदर क्या होता है, आप खुद सोचिए, अगर आपके पीछे कुत्ता पड़ा हुआ है तो क्या आपको नींद आएगी? अगर बहुत से लोगों को है कि घर में कहीं कोई छिपकली नजर आ जाए तो उनको नींद नहीं आएगी। अगर कहीं भी कोई तनाव, कोई चिंता होगी तो नींद भाग जाएगी। तो अनिद्रा कन्वर्ट हो जाती है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से। अगर आपका पोस्चर गलत है तो रातों की नींद आपकी गायब हो जाएगी, फिर आपको स्लीपिंग पिल्स लेना होगी। तो अगर आपको ऐसी कोई भी समस्या है तो आप अपने पोस्चर पे ध्यान लगाएं, पोस्चर को करेक्ट करें, पता करें कि आपका पोस्चर अलाइन है या नहीं है। परफेक्ट अगर डायग्नोसिस हो गया तो आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर दोगे। और अगर आपका परफेक्ट डायग्नोसिस नहीं है, डायग्नोसिस ही गलत है, तो फिर आपको जीवन भर दवाइयाँ खानी है। अगर आप चाहते हैं कि आपको जीवन भर दवाइयाँ ना खानी पड़े तो सबसे पहले अपने पूरे पोस्चर को करेक्ट कर लीजिए। और क्या होता है, उच्च रक्तचाप, अपने समझा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होगा तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। माइग्रेन का सिर दर्द, ये भी हमने समझा। पुरानी थकावट, अगर आपके पीछे कोई डॉग पड़ा है तो कितनी दूर तक भागोगे, उसके बाद तो थकोगे ना। तो जब आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो सारा जो ब्लड फ्लो है वो मसल्स में पहुंचा दिया जाता है कि भैया लड़ना है और भागना है। तो अगर आपकी मसल्स बहुत देर तक वो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में पड़ी रहेंगी तो आपको पुरानी थकावट रहेगी, आपको कोई भी काम करने की इच्छा नहीं होगी। अब सुबह भी सो के उठोगे ना, आपको थकान थकान सी लगेगी। कारण आपका पोस्चर डिफेक्ट, आपका पोस्चर सही नहीं है, उसके रिजल्ट में कन्वर्ट हो रहा है। फिर पुरानी थकान रहेगी, फिर उस चक्कर में मल्टीविटामिन खाना चालू कर दोगे, फिर ऐसी ऐसी दवाइयाँ खाओगे जो आपको दिन भर जो है वो मजबूत रखेगी। फिर प्रोटीन पाउडर पीने लगोगे, है ना। प्रोटीन क्यों खर्च हो रहा था, हमने समझा था। प्रोटीन कहाँ से खर्च हो रहा था, है ना, ग्लूकोनियोजेनोसिस, जिसके अंदर आपका कार्टिसोल हार्मोन निकल रहा था, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, आपका प्रोटीन जो है वो कन्वर्ट हो रहा था ग्लूकोज के अंदर, जिसकी वजह से शुगर लेवल अप हो रहा था। चक्कर आना, है ना, कमजोर याददाश्त, नर्वस ब्रेकडाउन, ये सब आपके सर्वाइकल के लक्षण हैं। सर्वाइकल कोई बीमारी नहीं है, सर्वाइकल अपने ऑर्डर में नहीं है, दैट्स वाई ये प्रॉब्लम आपको आ रही है। तो पोस्चर को सही करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पोस्चर को ठीक कैसे करेंगे, पोस्चर को ठीक करने का सबसे बेहतरीन तरीका है, क्या वेलोपैथी शो के बारे में आप जानते हैं? वेलोपैथी शो एक ऐसा शो है जहां पर आपको आपकी सारी बीमारी की पूरी जानकारी एक ही जगह पर मिल जाती है। जानकारी जैसे बीमारी के लक्षण क्या हैं, आपकी बीमारी कौन से डायमेंशन से आ रही है, क्या वो फूड डायमेंशन से आ रही है, पोस्चर डायमेंशन से आ रही है या माइंड डायमेंशन से आ रही है, आखिर आपकी बीमारी का सबसे अच्छा डॉक्टर कौन सा है, क्या एलोपैथी में इलाज कराना चाहिए या आयुर्वेद में जाएं या होम्योपैथी में जाएं या प्राकृतिक चिकित्सा कराएं या फिर फिजियोथेरेपी कराएं, ये सारी जानकारी आपको आपके उस शो के अंदर मिल जाएगी। लाक्षणिक चिकित्सा कैसे हो सकती है, जड़ चिकित्सा कैसे हो सकती है, आखिर आपकी बीमारी को हम जड़ से कैसे हटाएंगे, इसकी पूरी जानकारी उसके अंदर आपको मिल जाएगी। आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपके पास जो भी बीमारी है उसका पूरा एक वीडियो बनाएं और उस वीडियो को हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे या मेल पर हमें भेजें, है ना। आप हमें मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, लिख कर भेज सकते हैं। जहां तक है जिसके वीडियोस ज़्यादा आएंगे उस वीडियो का पूरा हम एक टॉक टू वेलोपैथी शो बनाएंगे और उस वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा और वहां से आप वो सारी जानकारी बहुत इजीली हासिल कर सकते हैं। इसीलिए आज ही हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करके रखें। अभी तक आपने हमारी वेलोपैथी की ऑडियो बुक अगर नहीं सुनी है तो जाइए प्लीज़ ऑडियो बुक को जरूर सुने, उसमें और ज़्यादा जानकारी है और ज़्यादा चीज़ों को सीख पाएंगे। अगर आप हमारी वेलोपैथी की ई बुक चाहते हैं तो अमेजोन पर जाएं, अमेजोन से हमारी वेलोपैथी की ई बुक को डाउनलोड कर लें और वहां सर आप अपने मोबाइल पर ही पूरी वेलोपैथी की किताब को हासिल कर सकते हैं। आज ही वेलोपैथी के इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबाएं
ताकि आपके पास वेलोपैथी टॉक टू वेलोपैथी शो का जो पहला संस्करण है वो सबसे पहले आपके पास आए, जो भी वीडियोस बने वो सबसे पहले आपको मिल जाए। आज ही ये सारे वीडियोस अपने माता पिता को जरूर शेयर करें, क्योंकि वो नुस्खे ढूंढ रहे हैं। उन्हें बताएं कि नुस्खों की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी बीमारी को सुरक्षा से भी सही कर सकते हैं। प्रोटेक्शन सीखने का उन्हें बताएं। आप जितना उन्हें प्रोटेक्शन सिखाएंगे वो उतनी जल्दी ठीक होते चले जाएंगे। चिकित्सा भी ज़रूरी है लेकिन सुरक्षा भी ज़रूरी है। आप दोनों एक साथ अप्लाई करें और अपनी बीमारियों को जड़ से हटाएं। चलिए वापस अपने चलते हैं चैप्टर की ओर। योगासन। योगा को अपनी लाइफ में इंक्लूड कीजिए। योगा एक स्ट्रेचिंग है, परफेक्ट स्ट्रेचिंग, जिसमें शरीर के हर एक मसल की परफेक्ट स्ट्रेचिंग होती है। और वो योगासन आपको किताब के अंदर दे रखे हैं। आपका जो भी योगा एक्सपर्ट हो उसके सानिध्य में जाएं और एक्सपर्ट के साथ ही अपने पोस्चर को देखें और उसी के अनुसार अपनी योगा की एक्सरसाइज चालू करें आप, है ना। और हमेशा याद रखें, रीढ़ की हड्डी का चौथा नियम, स्वस्थ जीवन का आधार रीढ़ की हड्डी का सही आकार। आपकी रीढ़ की हड्डी का जो प्रॉपर कर्वेचर है, अगर ये परफेक्ट है तो सब कुछ परफेक्ट है, ये बिगड़ गया तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। इसको कैसे चेक करना है पोस्चर डायमेंशन में सिखाया गया है, उसको जरूर देखें। और क्या याद रखना है, रीढ़ की हड्डी को सही आकार में बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है, अन्यथा हम स्वस्थ जीवन नहीं जी पाएंगे। बच्चों का पोस्चर बहुत ज़्यादा बिगड़ रहा है, इनके पोस्चर को सुधारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सही पोस्चर में ही पढ़ाई करो, नहीं करोगे तो प्रॉब्लम होगी। तो रिकैप ले लेते हैं आज जो आज हमने चीज़ें समझी। हमने आज ये देखा कि हमारा पोस्चर हमारे शरीर के लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रीढ़ की हड्डी के नियम को समझा, हमारे पोस्चर में कितने सारे कर्व्स पाए जाते हैं उन कर्व को समझा, पोस्चर बिगड़ने से क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं हमने उन्हें देखा। हमने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को समझा, हमने एनसेफेलिक ट्रंक को देखा, हमने सेरेबेलम को देखा, ये दोनों क्या काम करते हैं और इनकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, हमने उनको देखा। हमने नर्व और नस दोनों में अंतर समझा। जो नस है वो कैसी होगी, इसके जैसी होगी, पाइपलाइन जैसी होगी, और जो नर्व है वो इलेक्ट्रिक वायर के जैसी होगी। हमने इसका पूरा डिटेल इसके अंदर समझा। हमने ब्रेन टू ऑर्गन कम्युनिकेशन कैसे होता है उसको समझा। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अगर एक्टिवेट रह जाए तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, बीपी और शुगर में कन्वर्ट हो सकता है, हमने उसको भी देखा। हमारा पोस्चर कैसे बिगड़ता है हमने वो देखा। हम छोटी छोटी गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारा पोस्चर बिगड़ रहा है। हमें अपने पोस्चर को करेक्ट करना ही होगा। अगर करेक्ट नहीं किया तो आप हमेशा बीमारियों की तरफ रहोगे, कभी भी बाहर नहीं निकल पाओगे। अगर आपके घर में किसी भी व्यक्ति को कोई समस्या है तो सबसे पहले अपने पोस्चर को करेक्ट कीजिए, फूड को करेक्ट कीजिए, पोस्चर को करेक्ट कीजिए, माइंड को करेक्ट कीजिए। सारे नियम सिद्धांत किताब के अंदर दिए गए हैं, एक बार पढ़ना है और सब कॉन्शियस माइंड में डालना है। जब आप सब कॉन्शियस माइंड में ये सब चीज़ें डाल दोगे, आपका शरीर अपने आप ही आपको स्वस्थ रखेगा। आप फिर बिना मेहनत स्वस्थ रहोगे, जैसे दुनिया के सारे जीव स्वस्थ रहते हैं। वो स्वस्थ रहने के लिए कोई मेहनत नहीं करते, ना वो योगा करते हैं, ना वो प्राकृतिक चिकित्सा करते हैं, ना होम्योपैथी लेते हैं, ना एलोपैथी लेते हैं, ना आयुर्वेद लेते हैं, ना प्रोटीन पाउडर पीते हैं, फिर भी वो स्वस्थ हैं। कारण एक ही है कि वो अपने ब्रेन और बॉडी के ऑर्गन जो कम्युनिकेशन है उसको परफेक्ट रखते हैं। वो फूड, पोस्चर, माइंड में हमेशा ध्यान रखते हैं। हमें भी ये चीज़ें करना है कि सारे नियम सिद्धांत को एक बार समझ जाइए, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इसके बाद जो चैप्टर आएगा वो हमारा वेलोपैथी के 10 सिद्धांत आएंगे। आज वाले चैप्टर में हमने 4 नियम को बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब अगर हमें सर्वोत्तम स्वास्थ्य प्राप्त करना है तो वेलोपैथी के 10 सिद्धांतों को समझना पड़ेगा। अभी जो 4 चीज़ें समझी है ना, इससे आपको सर्वोत्तम स्वास्थ्य नहीं मिल जाएगा, इससे तो सिर्फ थोड़ा स्वास्थ्य मिलेगा। लेकिन जो 10 सिद्धांत हैं उन्हें भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप उनको बहुत अच्छे से समझ जाओगे तो आपको संपूर्ण स्वास्थ्य मिलने लगेगा। इसलिए वेलोपैथी को अच्छे से सीखो, अच्छे से समझो और बार बार रिवीजन करो। अगर रिवीजन नहीं करोगे तो बीमारियां घर में रहेंगी। रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए आपको ऑडियो फॉर्मेट दिया गया है, हार्ड कॉपी दी गई है और वीडियो लेक्चर्स आपको दिए गए हैं। तीनों को डे बाय डे सुने, समझें। इससे बोर नहीं होना, यह आपकी बॉडी का एक परफेक्ट मैनुअल है। यह आपको सिखा रहा है कि बिना दवा आप स्वस्थ कैसे रहें। दवा भी ज़रूरी है और सुरक्षा भी ज़रूरी है।
सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है और दवा हमारी ज़रूरत है, तो दोनों पे आपको काम करना होगा। ये लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा, आप हमें बाकायदा आप व्हाट्सअप करें, हमें वीडियो मैसेज भेजें। आप लिखित में भेजना चाहते हैं तो लिख कर बताएं, पत्र व्यवहार करना चाहते हैं तो पत्र व्यवहार से बताएं, और कैसे आपकी लाइफ में क्या क्या परिवर्तन आ रहा है वो भी हमें बताएं। साथ में लोगों को इनरोल कराएं, बताइए कि वेलोपैथी कितनी अच्छी है, वो उन लोगों की बीमारियों की जड़ को बाहर निकाल सकती है और जड़ चिकित्सा कर सकते हैं। लाक्षणिक चिकित्सा भी कराओ, जड़ चिकित्सा भी कराओ। वेलोपैथी सीखो, सिखाओ, स्वस्थ रह के दिखाओ, ये आप सभी लोगों के लिए है। तो मिलते हैं हम अगली वाली क्लास के अंदर, जो कि होगी वेलोपैथी के 10 सिद्धांतों वाली क्लास। एक सिद्धांत हम समझते जाएंगे और सीखते जाएंगे। वेलोपैथी सीखिए, सिखाइए, स्वस्थ रह के दिखाइए। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। नमस्कार।